कंजर्वेशन, एक शब्द आया कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब होगा? कंजर्वेशन का मतलब हुआ एज इट इज बने रहना, कम या ज़्यादा न होना, ज्यों का त्यों बने रहना, कंजर्वेशन। जैसे एक आदमी का बॉडी वेट हमने 24 घंटे में 6 बार उसका बॉडी वेट चेक किया और हमेशा उसका बॉडी वेट 70 kg है, तो हम कहेंगे उसका बॉडी वेट कंजर्व्ड है, ज्यों का त्यों है, चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर हम कंजर्वेशन का मतलब लेंगे एनर्जी। तो 2 टाइप की एनर्जी के बारे में तुम्हें बताया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेवर लेस देन 0। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। और जैसा कि आपको सीमा के अंतर्गत मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल पर किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मास का पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लिए। जब ग्राउंड लेवल पर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मान लिए 0, तो उससे ऊपर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यह उदाहरण देने जा रहे हैं, उसमें हम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी नहीं कंसीडर करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, लेकिन उसका मूल बिंदु, ओरिजिन कुछ और कंसीडर करना पड़ता है जो आपकी सीमा से बाहर है। यहाँ पर हम आपकी सीमा के अंतर्गत पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम 0 मानकर ही चलेंगे। अब देखें आप कंजर्वेशन। पहले हम देखेंगे ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए मास। जब हम किसी बिल्डिंग की हाइट से या किसी और हाइट से किसी मास को फ्री करते हैं टू फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो जिस समय हमने इसको फ्री फॉल के लिए छोड़ा उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, क्योंकि इसमें मोशन नहीं था। लेकिन ग्राउंड लेवल से इस मास की ऊंचाई तो थी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी EP इज इक्वल टू mgh2 लिखोगे। और इस mgh को सॉल्व करने पर मैंने सपोज कर लिया कि 40 जूल आया। मास किसी हाइट पर हम ले गए तो उस मास की ग्राउंड लेवल के सापेक्ष पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल हो गई। यहां हमने कहा ग्राउंड लेवल के सापेक्ष, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज निरपेक्ष नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है। जैसे यह लाइन AB
मैं पूछूं कि बताओ ये लाइन ए बी छोटी है या बड़ी, तो तुम नहीं आंसर दे सकते कि छोटी है कि बड़ी। लेकिन यदि इस लाइन के पास एक बड़ी लाइन खींच दें पी क्यू, और तुम इससे कंपैरिजन करके देख रहे हो, तो तुम कहोगे कि पी क्यू के कंपैरिजन में यह छोटी है। लेकिन यदि इसके बगल में हम छोटी लाइन खींच दें आर एस, तो इसके कंपैरिजन में वो बड़ी है। अपने आप में यह लाइन ए बी न बड़ी है न छोटी है। तो छोटा या बड़ा होना, यह जानने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो यहां हम एनर्जी का कंपैरिजन ग्राउंड लेवल से ले रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर हमने किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना। ग्राउंड लेवल पर जब हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेंगे, तब उसके सापेक्ष इसकी एनर्जी हम लिखेंगे 40 जूल। सपोज EP इज इक्वल टू mgh। इसको सॉल्व करोगे तो सपोज हमने कर लिया 40 जूल आ गया। अब ड्यूरिंग फ्री फॉल, जैसे ही हमने इसको फ्री फॉल के लिए ड्रॉप किया, एट द मोमेंट जिस समय ये बॉडी नीचे को चली है, ठीक उसी समय इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी 40 जूल। जैसे ही थोड़ा ये नीचे आई, यह मास वेगवान हो गया होगा, इसमें वेलोसिटी आ गई होगी। थोड़ा ही नीचे आने पर वेलोसिटी आ गई, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। सपोज काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई 1 जूल। ऑटोमेटिक पोटेंशियल एनर्जी 39 जूल हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके 8 जूल पहुंची, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 32 जूल। लेकिन दोनों का सम करो तो ये ऑलवेज 40 जूल है। उनका सम ऑलवेज 40 जूल आ रहा है। इसी को कहते हैं कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व। सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल इज 40 जूल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। वो चेंज नहीं हो रही है। तो हमने कहा कि टोटल एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूडिंग विथ इट्स काइनेटिक एनर्जी, दोनों मिलाकर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों योग करके, जोड़ करके, मिला करके, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि वो कंजर्व्ड है। जब सेम बॉडी जब ये ग्राउंड को हिट करेगी, तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी होगी और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी 40 जूल हो चुकी होगी। अब इस बात को हम फार्मूलेट कैसे करें, इन शॉर्ट कैसे कहें? हमने क्या कहा कि टोटल एनर्जी मीन्स इंक्लूडिंग काइनेटिक एनर्जी विथ पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ बोथ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी of the particle is conserved at each and every point of free fall.
तो इसको फार्मूला के हम रूप में हम ऐसे लिखेंगे, E प्लस के, ई के प्लस ई पी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, ऐसे कहते हैं। कांस्टेंट का क्या मतलब है? इस केस में कांस्टेंट 40 जूल है। इस केस में हर एक केस का कांस्टेंट अलग अलग हो जाएगा। हाइट चेंज कर दोगे कांस्टेंट चेंज कर जाएगा, हाइट कम कर दोगे कांस्टेंट कम हो जाएगा। स्टार्टिंग एनर्जी आपने क्या दिया था? 40 जूल, तो वही 40 जूल रहेगा। तो यहां पर हमने ई के प्लस ई पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस एग्जाम्पल में कांस्टेंट 40 जूल है। जूल, किसी दूसरे में यह कांस्टेंट दूसरा हो सकता है। अब हमने एक क्वेश्चन पूछा कि इस केस में जहां पर काइनेटिक एनर्जी 12 जूल है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 28 जूल। 40 जूल में से उतना हम माइनस कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन हर एक प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। जैसे हमने किसी कॉइन को फर्श पर जर्क देकर, इनिशियल स्पीड देकर छोड़ दिया तो वह घिसटते हुए कुछ दूर जाके रुक जाएगा। एक फुटबॉल को हम यदि हिट करें तो वह भी कुछ दूर तक ग्राउंड लेवल पर जाके रुक जाता है। रुकने का कारण क्या होता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगेंस्ट मोशन। तो यहां पर इन सभी केसेस में हम ये मानकर चलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। इग्नोर फ्रिक्शन, उसके लिए एक वर्ड है इग्नोर फ्रिक्शन। Ignore friction of ignore friction of air or other factors। जब हम फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं तब ऐसा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स को हम अपने गणना में काउंट नहीं कर रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं इग्नोर फ्रिक्शन। तो जब हम फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे तो ड्यूरिंग फ्री फॉल ऐसा होगा। अब यदि हमने बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, सपोज same ball of mass m is projected exactly in vertically upward direction in such a way to reach up to top of the same building। इस ढंग से हमने फेंका, इस ढंग से इतना ही वेग दिया
कि वह यहाँ जाते जाते रुक जाए, तो उस समय इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 40 जूल होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी 0। जैसे ही यह आगे बढ़ती है, ठीक इन द मिड, काइनेटिक एनर्जी तो 20 जूल हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 20 जूल हो जाएगी। दोनों का सम 40 जूल रहेगा। और आगे जाने पर ये फिर चेंज होंगे। अब एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0, बट पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम 40 जूल. At each and every point, the sum total of potential and kinetic energies remains constant. That is called conservation of energy. यह अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आपने देखा. दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल. यदि एग्जैक्टली वर्टिकल ना हो, यदि एग्जैक्टली वर्टिकल केस ना हो, केस एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है. सपोज एक ग्राउंड लेवल है और यहां से कोई बॉल हमने मास एम हिट किया इन दिस डायरेक्शन, तो तुम्हारा ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि यह एक पैराबोला, इस तरह के डायग्राम को पैराबोला कहते हैं. पैराबोला आप मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन हाई स्कूल की सीमा में नहीं, इंटरमीडिएट की सीमा में. इस तरह के पथ को, इस तरह की ट्रैजेक्टरी को पैराबोला कहते हैं. तो जब ये मास इस पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी के अलोंग मूव करता है, यहाँ इसकी स्पीड कम हो जाती है, यहाँ इसकी स्पीड और कम हो जाती है, यहाँ इसकी स्पीड और बढ़ने लगती है, यहाँ पर हिट करता है. सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली वाज 50 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी वाज 0. इस केस में भी यदि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गई 20 जूल, तो ईपी हो चुकी होगी 30 जूल. इस पॉइंट पर यदि काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है 10 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी होगी 40 जूल. देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी 20 जूल, अगेन पोटेंशियल एनर्जी 30 जूल, and at last kinetic energy became 50 joule and potential energy becomes 0 joule. But at each and every point of trajectory, or parabolic path, on every point एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. अर्थात सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट फ्री फॉल. यह जो भी बॉडी प्रोजेक्टेड हो जाती है उसको फ्री फॉल ही कहते हैं. जब हमने ऐसे फेंक दिया किसी चीज़ को,
तो हाथ से निकल जाने के बाद वो फ्री फॉल कर रही है, और जितनी भी बॉडीज फ्री फॉल करती हैं उनका वेट 0 माना जाता है। अब ये दूसरी बात हो गई। तो हम फ्री फॉल की बात यहाँ पर एनर्जी के रूप में कर रहे हैं, यहाँ हम एनर्जी डील कर रहे हैं। वेट के बारे में इस समय हम नहीं बोलेंगे, वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा? एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ये बात हमने पढ़ा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल यह है, सपोज कर लो हमने यहाँ पर एक पेंडुलम हैंग किया। इट्स इनिशियल और मीन पोजीशन is vertically downward and pendulum bob, पेंडुलम के गोले को बॉब कहते हैं। यहाँ बॉब का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं हो जाएगा, यहाँ बॉब का मतलब है गोला। ए पेंडुलम बॉब, पेंडुलम से लटके हुए गोले को हम अक्सर बॉब कहते हैं। अब इसको हमने हाथ से पकड़कर इस तरह डिस्प्लेस कर दिया। जब इसको एक तरफ ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो यह इस लेवल के सापेक्ष कुछ ऊंचाई पर चला जाएगा, और जब कोई भी बॉडी कुछ ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर जाती है। सर ये तो ठोस गोला है, इसमें ठोस में कोई चीज कैसे भरेंगे? दैट इज कॉन्सेप्ट। वो कोई रसगुल्ला नहीं है कि उसमें रस भर देंगे आप। लोहे का गोला है, उसमें कैसे? तो वो कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कॉन्सेप्ट। जब हम किसी भी मास को किसी हाइट पर ले जाते हैं तो उस मास में एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाती है। उस स्टोर्ड एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बॉब को हमने कुछ ऊंचाई तक डिस्प्लेस किया तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, सपोज 15 जूल। लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी थी 0 जूल। अब इसको हमने फ्री कर दिया। जब फ्री करेंगे तो यह इस तरह मोशन करेगा, इस तरफ ये भागेगा और इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी, सपोज इसकी न्यू काइनेटिक एनर्जी हो गई 5 जूल, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 10 जूल। बट एट लोवेस्ट पॉइंट इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम 15 जूल इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0। देन आफ्टर यह पेंडुलम ऊंचा चढ़ना शुरू होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम होने लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। इन मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड पोजीशन, जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड हो गया
तो उस समय अगेन ये रुक जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो जैसे ही यह रुकेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अगेन स्टोर हो जाएगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगती है। पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, और इस डायरेक्शन में आते हुए भी वही कंडीशन होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर एट द लोएस्ट पॉइंट विल बिकम 15 जूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, उसका वेग मैक्सिमम होगा। और यह आप अपने झूले में भी अनुभव किए होंगे। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ स्पीड कम होती है। तो जो झूला है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यदि इस गोले को हम बहुत हल्का, बहुत कम डेंसिटी का गोला ले लें, जैसे कोई हॉलो प्लास्टिक बॉल, और हॉलो प्लास्टिक बॉल को हमने मैक्सिमम यहाँ डिस्प्लेस किया और इसको फ्री कर दिया, तो ये जब चलेगा इधर से तो इधर जाते हुए यह कुछ इधर ही रुक जाएगा, सेकेंड टाइम कुछ इधर ही रुक जाएगा, कुछ आते समय इधर ही रुक जाएगा और फाइनली यह रुक जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके मोशन को रजिस्ट करता है, उसके मोशन को रोकता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर उसके मोशन का विरोध करता है, रजिस्ट करता है, इसलिए वो फाइनली रुक जाएगा। लेकिन यदि इस एक्सपेरिमेंट को हम इन अब्सेंस ऑफ एयर करें, इन वैक्यूम करें, तो एक बार पेंडुलम को ऑसिलेट करा देने पर फिर वो कभी नहीं रुकेगा। एक बार ऑसिलेट करा दिया तो ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन कंडीशन है एयर ना हो। एयर नहीं है तो एक बार ऑसिलेट करा देंगे तो हमेशा ऑसिलेट वो करता रहेगा। उसके ऑसिलेशन को धीरे धीरे रोकता कौन है? एयर फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, अर्थात ये सपोज कर ले रहे हैं कि यहाँ पर एयर नहीं है, तब टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। यदि फ्रिक्शन है तो टोटल एनर्जी को हम कंजर्व्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ए पार्ट ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। कुछ ऊष्मा बन जाएगी। सपोज कर लो, जब मैंने इस पेंडुलम को स्टार्ट किया तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल थी। जिस समय हमने इसको स्टार्ट किया उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल थी। मोशन स्टार्ट हो गया, लेकिन एयर फ्रिक्शन के कारण कुछ देर के बाद वो रुक तो जाएगा। एयर फ्रिक्शन है तो फाइनली वो रुक तो जाएगा। जब रुक गया तो वो 15 जूल क्या हो गई? पूरी की पूरी 15 जूल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। किसको हीट कर दी? ये तुम्हारा कॉमन
एक्सपीरियंस होगा। अपने हाथों को ऐसे रगड़ो, फ्रिक्शन करो, तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक, अपने हाथ पर हाथ रगड़ के देखो ना, तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन है वह क्या पैदा करता है? हीट। तो उस हीट को पैदा करने में तू एनर्जी खर्च कर रहा है। ठीक है, मैं दोनों हाथों से अपने बॉडी की एनर्जी को खर्च कर रहा हूं। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन जो एनर्जी है, फ्रिक्शन जो है एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। अब यदि हमने पेंडुलम को ऑसिलेट कराया, इसकी इनिशियल एनर्जी 15 जूल थी और ड्यू टू एयर फ्रिक्शन थोड़ा देर के बाद यह ऑसिलेशन धीरे धीरे रुक गया। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दोनों एनर्जी जीरो हो गई। रुक गया तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चले ही थे, और ये रुक गया तो काइनेटिको जीरो हो गई। तो जो शुरू में इसको हमने एनर्जी दिया 15 जूल, वो कहाँ चली गई? हीट में कन्वर्ट हो गई। हीट में कन्वर्ट हो करके क्या तुम्हारा भोजन पका दी? नहीं, इस वातावरण में ही धीरे धीरे विलीन हो गई। इस एटमॉस्फेयर में ही वो एनर्जी डिसअपियर हो गई। बट द प्रोसेस वाज वेरी ग्रेजुअल, और बहुत धीरे धीरे वर्क हुआ। एयर ने फ्रिक्शन किया तो एयर ही थोड़ा गर्म हो गई। एट लास्ट एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। ये लाइट जल रही है, ये लाइट से एट लास्ट वो हीट ही डेवलप होगा। तो यहां भी एनर्जी कंजर्वेशन है। यह पेंडुलम भी अंडर ग्रेविटी, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही वर्क कर रहा है। एक ग्रेविटी के कारण ही ऐसा हो रहा है, अर्थ के आकर्षण के कारण ही ऐसा हो रहा है कि यह पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर गति कर रहा है। क्या बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, क्या बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इफ वी इग्नोर फ्रिक्शन ऑफ एयर। थर्ड एग्जाम्पल है जो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं है, इलास्टिक एनर्जी है। सपोज एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से हमने कोई मास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से हमने कोई मास हैंग कर दिया, और इस स्प्रिंग से मास हैंग करने के बाद इसका पॉइंटर इस तरह से पॉइंट कर रहा था। इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कह रहे हैं। किसी स्प्रिंग से हमने कोई मास ऐसे लटका दिया और वह इस तरह लटका हुआ है, यह मीन पोजीशन है उस मास की। पॉइंटर जो शो कर रहा है वो पोजीशन मीन पोजीशन है। पॉइंटर जो शो कर रहा है वो मीन पोजीशन है। अब थोड़ा इस पर हमने
इस तरह दबाव लगाकर, इसको खींचकर, इसको स्ट्रेच करके, यूं मैं थोड़ा यहाँ दबाव डालूँगा, बल लगाऊंगा, तो यह स्प्रिंग फैल जाएगी और पॉइंटर की यह न्यू कंडीशन है, पॉइंटर स्ट्रेच होकर अप टू पॉइंट ए आ गया। तो जब हम इस पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करते हैं, फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो हम अपने बॉडी की एनर्जी इसमें डाल दिए। सपोज मैंने जो एनर्जी इसमें डाला वह थी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल। यहाँ पर मैंने ऐसे खींचा होगा ना, मैंने इसको बल लगा के ऐसे डिस्प्लेस किया होगा ना, तो मैंने बल भी लगाया, डिस्प्लेस भी किया, तो मेरे बॉडी से इसमें एनर्जी पहुँच गई 20 जूल, जो इस स्प्रिंग में 20 जूल स्टोर हो गई। अब वॉच करिए, इस पोजीशन में इसको मैं पकड़े हुए हूं और रोके हुए हूं, इसमें 20 जूल भर करके, स्प्रिंग में मैं 20 जूल एनर्जी भर करके मैं इसको रोके हूं, पकड़े हूं। और उस समय जब ये मास रुका है तो उस मास की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन इस स्प्रिंग में वह एनर्जी चली गई है जो एनर्जी मेरी बॉडी ने खर्च किया। मेरी बॉडी ने कौन सी एनर्जी खर्च की? या मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया, तो उसमें मेरे बॉडी की एनर्जी खर्च हुई। तो बॉडी की एनर्जी खर्च हुई तो कहाँ गई? स्प्रिंग में चली गई, स्प्रिंग में स्टोर हो गई, वो है 20 जूल। अब इसको फ्री करिए आप, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो मीन पोजीशन पर जाते जाते यहाँ पर जब स्प्रिंग ये मास जब यहाँ पर पहुँचेगा, मास यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जब मास यहाँ मीन पोजीशन में फिर पहुँचेगा तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 20 जूल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 20 जूल हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मीन पोजीशन पर जीरो हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई 20 जूल। अब इसके बाद और आगे मोशन में स्प्रिंग दबना शुरू होती है। जब स्प्रिंग दबना शुरू होती है तो यह काइनेटिक एनर्जी इसको दबाने में खर्च होने लगती है, स्प्रिंग को दबाने में खर्च होने लगती है। यदि यह 20 थी और 5 खर्च हो गई तो 5 तो स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में, अब 15 जूल बच जाएगी उस मास में। मास की काइनेटिक एनर्जी 15 जूल और 5 जूल वह एनर्जी प्रवेश कर गई स्प्रिंग में। फर्दरमोर 10 जूल तो रह गई काइनेटिक एनर्जी मास की और 10 जूल इस स्प्रिंग में वह प्रवेश कर गई एनर्जी। फाइनली टोटल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को दबाने में ही खर्च हो गई और इसमें पूरा का पूरा एनर्जी भर गई 20 जूल। स्प्रिंग ने स्टोर कर लिया 20 जूल और काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। अब बारी है उसकी, अब पोटेंशियल एनर्जी इसको, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इसको ठेलेगी इधर, फिर इसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे यहाँ आकर फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसमें जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो वह स्प्रिंग को खींचना शुरू करेगी और जब स्प्रिंग को खींचना शुरू करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और वह रिमेनिंग एनर्जी उसमें स्टोर होने लगेगी। ठीक है, इस तरह से
काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी, ये प्रोसेस चलता रहता है। यदि हम यहाँ पर स्प्रिंग स्टैंडर्ड ले लें, क्या ऐसी कोई स्प्रिंग संभव है? क्या कोई स्प्रिंग स्टैंडर्ड तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर यदि हम एज्यूम कर लें कि इन कंप्रेशन एंड इलांगेशन इलास्टिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है और इस पर एयर का फ्रिक्शन भी काम नहीं कर रहा है, उस मास पर एयर के फ्रिक्शन को हम इग्नोर करें और जो स्प्रिंग में कंप्रेशन एंड रैरिफैक्शन हो रहा है उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होता है, यदि उसको भी हम इग्नोर करें तो यह प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और यह नॉन स्टॉप वर्क होता रहेगा यदि हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें। अब दूसरी एक बात बताऊंगा, बहुत काम की चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप उसे देखेंगे। यदि ये आपकी बाइक है, ये आपकी बाइक है और इसके टायर बाइक के टायर में हवा थोड़ा कम है, बाइक के टायर में थोड़ा हवा कम हो और कम ना हो, जैसे सपोज थोड़ा बड़ा छोटा हो गया पहिया क्या? मोटर गाड़ी के टायर में यदि हवा जो टायर के बर्दाश्त करने की सीमा है, टायर की एक प्रेशर बर्दाश्त करने की एक सीमा होगी, तो उस सीमा तक यदि इसमें हवा भरी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हवा कम हो गई, तो जब हवा कम हो जाएगी तो इस बाइक पर आप बैठेंगे तो इसका टायर इस तरह से यहाँ पर जो इसके संपर्क में आएगा, सड़क के संपर्क में जो पोर्शन आएगा वहाँ पर टायर दब जाएगा। सड़क के संपर्क में आने पर यह परफेक्ट स्फीयर ना होकर थोड़ा ऐसे दब जाता है टायर, ये ऐसे दब जाएगा टायर। तो सपोज कर लो आपको 100 किलोमीटर जाना है और एक जैसी 2 मोटरसाइकिलें लीजिए, 100 किलोमीटर जाना है आपको। एक मोटरसाइकिल में
एक मोटरसाइकिल के चक्कों में थोड़ा हवा कम है, इतना कम नहीं है कि चल ना सके, हवा कम है, और दूसरी मोटरसाइकिल में हवा सही है। तो आप देखेंगे 100 किलोमीटर जाने में हवा कम होने पर यदि वह 2.4 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर गई, 2.4 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर गई, तो हवा सही हो, चक्के का हवा सही होने पर आप देखेंगे वह केवल 2 लीटर 2.0 लीटर में ही वह काम हो गया। तो जो टायर हमेशा दबता रहता है तो टायर गर्म होता रहता है, तो मोटरसाइकिल की काइनेटिक एनर्जी का हीट के रूप में लॉस ज़्यादा होता है। और आश्चर्य की बात आपको यह है कि सही यदि एयर प्रेशर है तो ऐसे टायर जल्दी बर्स्ट नहीं होते। बर्स्ट वो टायर होगा जिसमें थोड़ा दाब कम है। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि टायर धड़ाम उड़ गया, जैसे कि गन फायर हुआ हो। ऐसा अनुभव है आपको रोड पर ट्रकों का? और आप सोचते क्या हैं कि ड्राइवर हवा ज़्यादा भर दिया था इसीलिए बस्ट कर गया। सोचते तो आप ऐसे ही हैं कि हवा ज़्यादा भर दिया था इसलिए बस्ट कर गया। नहीं, सही ये है कि हवा कम रखा था इसलिए बस्ट कर गया। क्यों? क्योंकि वो टायर बार बार दब रहा था, तो टायर बार बार गर्म हो रहा था, और गर्म होने पर उसकी प्रेशर बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो जाती है। टायर गर्म होने पर उसका प्रेशर बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए वो बस्ट कर जाएगा। अगली बात, यहां हमने फ्री फॉल, पेंडुलम और स्प्रिंग मोशन हमने देखा। यहां पर यह जो स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल होता है, उस बल को भी हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनके इन्फ्लुएंस में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्व्ड फोर्सेस कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। और स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स जो है वो भी है कंजर्वेटिव फोर्स। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अब हम आगे एक विचार करेंगे। सपोज कर लो कोई बहुत बड़ा शिप ऑफ मास 10⁻⁷ kg, बहुत बड़ा शिप स्टैंडिंग वाटर में फ्लोट कर रहा है, और शिप भी स्टैंडिंग है। यदि इस
शिप पर ध्यान से देखें तो शिप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही इस पर थ्रस्ट ऑफ वाटर है। फोर्स ऑफ बयांसी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर सेम, इसलिए शिप फ्लोटिंग कंडीशन में है। अब यदि इस शिप पर हम बहुत स्मॉल फोर्स लगा दें, वेरी स्मॉल फोर्स F, ओनली 100 न्यूटन, तो ये चलना शुरू कर देगा। 100 न्यूटन का फोर्स बहुत स्मॉल फोर्स हुआ, लेकिन यह वेरी ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा। क्या इस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा। शिप पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। जैसे ही यह मोशन करेगा, वाटर का थ्रस्ट इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। यदि फ्रिक्शनल फोर्स सपोज कर लीजिए 90 न्यूटन है, फिर भी 10 न्यूटन तो इसको मिल रहा है। 100 माइनस 90 10 न्यूटन मिल रहा है। तो इस शिप को यदि 10 न्यूटन का फोर्स भी मिल रहा है तो ये मूव करना तो शुरू करेगा। हालांकि इसकी स्पीड बहुत कम होगी, बहुत कम स्पीड से ये मूव कर रहा होगा। और यदि इसको हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं, 1 किलोमीटर, तो हमारे द्वारा वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट मैंने किया 1000 न्यूटन मीटर। ये हो गया 1,00,000 जूल। इतना वर्क हमने किया। इस 1,00,000 जूल में ही इतने बड़े शिप को हमने 1 किलोमीटर डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन किसी बड़े इंजन के द्वारा आप इस पर हाई फोर्स लगाकर, किसी बड़े इंजन के द्वारा इस पर आप बहुत ज़्यादा बल लगाकर, जैसे सपोज कर लिया आपने फोर्स लगा दिया इतना न्यूटन, दस लाख न्यूटन का फोर्स आपने लगाया। और जब ह्यूज फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स लगाएंगे तो यह बहुत अधिक स्पीड से रन करना शुरू करेगा। और जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो यह फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही 1 किलोमीटर डिस्प्लेस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। अब की बार इंजन द्वारा किया गया वर्क ये बहुत ज़्यादा वर्क हो गया। इसके रिस्पेक्ट, इसकी तुलना में यह बहुत ज़्यादा वर्क हो गया, अर्थात बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो गई। उसी काम को हमने ज़्यादा ऊर्जा खर्च करके किया, जबकि वह कम ऊर्जा में ही हो जाता। लेकिन एक बात है,
इस स्मॉल फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और फोर्स या पावर बढ़ा दें तो टाइम कम लगेगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम इंजन की पावर बढ़ा देते हैं। ठीक हुआ।